विभा का जीवन अपनी गति से चल रहा था कि अचानक तनु का फ़ोन कर यह कहना कि कल सुबह तक दिल्ली न पहुंची तो मुझसे कभी मुलाकात न होगी। यह सुनकर उसका दिल बैठा जा रहा था। बच्चे भी ना बोलने से पहले कुछ सोचते ही नहीं, कहीं कोई गलत कदम ना उठा ले। जाने क्या चल रहा हो दिमाग में। वैसे भी बचपन से ही अधीर रही है। उनकी समझ में कुछ नहीं आया तो नमन और स्नेहा को बुलाकर टिकट की व्यवस्था करने के लिए कहा। नमन ने ऐतराज़ भी किया। अब तुम्हारी उम्र हो गई है माँ, अकेले सफ़र नहीं करने दूंगा। अकेली कहाँ रहूंगी, सहयात्री तो होंगे ना। क्या माँ तुम भी। और यह दीदी को क्या हुआ है, 30 की हो गई हैं, अब भी अकल नहीं आई उसे। ऐसे अचानक बुला लिया, अब समझदार ना हुई तो कब होंगी। बेटा तू 10 का था और वह 15 की, जब तेरे पापा हमें छोड़कर दूसरी दुनिया में चले गए थे। पिता की लाडली उनके जाने का गम न सह सकी थी। उस पर से प्रदीप जी का हमारे जीवन में आना उसके बर्दाश्त के बाहर हो गया। पर माँ, उन्होंने आपकी नौकरी लगवाई थी, हमारे पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्च उठाया, एक पिता की तरह सहारा दिया था। हाँ बेटा, वह तुम्हारे पिता के मित्र थे, स्वयं विधुर थे। उन्हें परिवार चाहिए था और तुम दोनों को पिता। समाज ऐसे रिश्तों की स्वीकृति नहीं देता, तभी तो उन्होंने हमसे विवाह कर लिया था। मगर उसी दिन मैंने तनु को खो दिया था। पर क्यों माँ, दीदी को तुम्हारे लिए खुश होना चाहिए था ना। वह आपे में नहीं थी, अपने पिता का स्थान किसी और को नहीं दे पा रही थी। तब मुझे यह एहसास हुआ कि दूसरी शादी ने मेरी औलाद को तीसरा बना दिया है। शायद मेरे हिस्से में खोकर पाना ही लिखा है। जब भी कुछ पाया तो उसके बदले में बहुत कुछ खोया। मुझे ज़रा भी आभास होता कि प्रदीप जी के कारण तनु को खो दूंगी तो मैं उनसे शादी न करती। मुझे दुल्हन के लिबास में देखा तो वह लड़ झगड़ कर अपनी सहेली के घर चली गई थी और वहीं से दिल्ली लौटकर इस घर में कदम ही नहीं रखा। तुम्हारे विवाह में भी नहीं आई। प्रदीप जी से इतनी नफरत थी उसे, अपने पिता से इतना प्यार था। कहती हुई विभा हिचक हिचक कर रोने लगी। सचमुच वैधव्य भी उनके हिस्से था। इस जीवन में अपनी आंखों के सामने दो दो अर्थियां उठती देख ली थीं। अपने मध्याह्न में ही इतना कुछ खो लिया था कि अब कुछ और देखने की हिम्मत शेष न बची थी। 50-55 में जब साथी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब वे फिर से अकेली हो गई थी। पहले पति का जीवन के मझधार में छोड़ जाना और फिर एक सहारे की तरह प्रदीप जी का आना और अनायास ही उनका भी आंखें मूंद लेना और अपनी ही कोख से जन्मी खुद की जाई का घर से विमुख हो जाना, तमाम घटनाक्रम चलचित्र की भांति आंखों में नाच गया। विभा का जीवन सचमुच कांटों भरा था। अपने जीवन में आने वाले हर उतार चढ़ाव से तो समझौता कर ही लिया था, मगर अपनी औलाद के दुख से बचकर कहाँ जाती। सच है, जो किसी से नहीं हारता वह अपने ही जन्मे से हारता है। वह तो भला हो बहू स्नेहा का, जो उसने पोती के रूप में छोटी तनु दे दी और वे उसकी किलकारियों के मधुर संगीत में खो गईं। मगर अतीत से पीछा छुड़ाना आसान कहाँ होता है। पति विमान चालक वीरेंद्र के प्लेन क्रैश में मौत की सूचना लाने वाले प्रदीप जी जब तब हालचाल पूछने आने लगे थे, उस वक्त वे बुरी तरह से टूटी हुई थीं। उनके सामने आने में भी उन्हें पूरा 1 साल लग गया था। उन्हीं के स्कूल में छोटे बच्चों को पढ़ाने लगी थीं और फिर एक दिन उनके द्वारा विवाह का प्रस्ताव दिए जाने पर विभा ने मौन स्वीकृति दे दी थी, और वह भी बड़ी होती बिटिया तनु की खातिर। मगर अफसोस, उसी ने माँ को न समझा। हमेशा के लिए पिता का आवाज़ छोड़कर चली गई। बच्चे नादानी कर सकते हैं पर माँ नहीं। तनु का स्वाभिमान बना रहे, तभी तो अपनी पूरी तनख्वाह तनु तक उसकी सहेली प्रिया के हाथों भिजवाती रही, जब तक वह 18 की नहीं हो गई। एयरलाइंस वालों ने तनु को उसके पिता की जगह नौकरी के तौर पर विमान परिचारिका नियुक्त कर दिया। अब उसकी जब भी माँ से मिलने की इच्छा होती तब वह हवाई यात्रा के दौरान वह बनारस होकर आती जाती, मगर घर की बजाय प्रिया के घर बुलाकर मिल लेती। प्रिया शादी कर विदेश चली गई तो बचा खुचा नाता भी टूट गया। तब से उसकी कोई खोज खबर नहीं थी। आखिरी फोन भी तब भी किया था जब हृदयघात से प्रदीप जी की मौत की सूचना मिली थी। उसने फोन पर बस यही कहा, देखा तुमने मेरे पिता की जगह लेने का नतीजा। मरने वाले से कैसा बैर बेटा। उनसे बैर क्यों ना करूं जिन्होंने मुझे जीते जी मार दिया। पिता पहले ही छोड़ गए थे, एक माँ थी जो उन्होंने छीन ली। बेटी की तेवर देखकर माँ ने चुप्पी ओढ़ ली तो फोन कट गया। क्या कहती, क्या समझाती। कहा तो तब जाए जब कोई सुने, अगर सुनना ही न चाहे दिमाग के द्वार बंद कर ले। तो बोलने वाले के होंठ ही फड़फड़ाते हैं और कुछ नहीं। उफ, पहले पति से और फिर अपनी आत्मजा से विछोह को विभा ने अपने हिस्से का दोष मानकर स्वीकार कर लिया था।
मगर बरसों बाद मिले बेटी के इस अप्रत्याशित पैगाम ने उन्हें बुरी तरह से झकझोर दिया। किसी तरह से खुद को संभाल कर बेटी के पास जाने की तैयारी की। उसकी पसंद की मिठाइयाँ और बनारसी सूट के साथ दिल्ली की उड़ान भर ली। तनु उन्हें लेने एयरपोर्ट पर आ गई थी, मगर यह क्या, चेहरे पर इतनी गंभीरता क्यों? फूल सी बच्ची का कुमलाया मुंह देखकर जी धक से रह गया। अरे कैसी दिख रही है लाडो, चेहरा उड़ा उड़ा, काम पर नहीं जा रही क्या? घर पहुंचकर पूछा। बताती हूँ माँ, पहले आराम कर लो। बिटिया की आवाज़ का ठहराव अलग ही था। नहीं, यह उसकी तनु नहीं, वह तो कभी सीधे मुंह तक बात नहीं करती थी। थोड़ी देर बाद माँ बेटी खाना खाकर लेटे तो बेटी का माथा चूम उसे सीने से चिपका लिया। उनकी ममता जो बेटी के वियोग में बरसों से तड़पी थी, अब तृप्त हो रही थी। माँ, तुम्हें सुनकर अजीब लगेगा, पर बताना भी ज़रूरी है। मैं और रोहन पिछले 2 साल से एक साथ रह रहे हैं। मैं जिस एयरलाइंस में काम करती हूँ वह उसी के जहाज उड़ाता है, पायलट है। सच कहूँ तो वह जब से मेरी ज़िंदगी में आया है मैं प्यार को समझ पाई। स्त्री पुरुष का संबंध सिर्फ दैहिक नहीं होता बल्कि आत्मिक भी होता है। साथ मजबूत बनता है तो जीवन जीने का हौसला मिलता है। साथ ही यह एहसास हुआ कि क्यों तुमने प्रदीप जी का सहारा लिया। तुम्हारी मनोस्थिति समझ पाई तो कदम कदम पर अपनी गलतियां पता लगीं। मैंने तुम्हारी खुशियों के बारे में एक पल को भी नहीं सोचा, उल्टे तुम्हें छोड़कर आ गई। कितने बरस तुम्हारी ममता अपनी बेटी के लिए तड़पी होगी। सच कहूँ तो कई बार तुम्हें देखना चाहा पर हिम्मत नहीं हुई। तुम्हें दुख देने के बाद मैं अंदर ही अंदर पछता रही थी। कोई बात नहीं बच्चे, अब आ गई हूँ ना, आ मेरी गोद में बैठ जा। पिछले वर्षों की सारी ममता उड़ेल दूं तुझ पर। उन्मद ने आर्द्र स्वर में गुहार लगाई, जैसे वापस कोख में समा लेने की चाहत बलवती हो आई हो। मगर बेटी पछतावे के तट से आकुल थी। इससे पहले कि तुम तक आऊं, मुझे सब कह लेने दो माँ। रोहन के साथ लिव इन में रहते हुए हमारे बीच तय हुआ था कि हम में से कोई शादी का नाम नहीं लेगा। तुम तो जानती हो कि मुझे बंधन में कितनी चिढ़ है। अब जबकि मैं स्वयं माँ बनने वाली हूँ, ऐसे में मुझे अकेली छोड़कर वह मुझे परिवार के बीच रहने चला गया है। माँ, मैं अकेली पड़ गई हूँ, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। तुम्हारे बिना मैं माँ नहीं बनना चाहती। माँ? हाँ माँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। रोहन जानता है? हाँ, उसने भी संक्षिप्त उत्तर दिया, मानो माँ का मन पढ़ लिया था। उफ, यह क्या कर डाला बागी बिटिया ने। बेटी के अंदर की स्त्री का दुख, एक भावी माँ का दुख, सब मिलकर विवाह को द्रवित कर रहे थे। मगर जब घर ही छोड़ दिया था तो सवाल क्या और जवाब क्या। इस वक्त उसे नसीहतों की नहीं बल्कि मदद की जरूरत थी। माँ को अपने कलेजे के टुकड़े को फिर से अपनाना था, गले लगाकर गलतियां सुधारनी थीं। अतः मन मजबूत कर पूछ बैठी, फिर भी तुम्हें अकेली छोड़कर चला गया? उसने कहा कि वह आधा आधा नहीं जी सकता, कभी यहाँ तो कभी अपनी माँ के पास जाने से अच्छा है कि सभी एक साथ रहें। सही कहता है, मैं रोहन की माता जी से बात करूंगी, तुम उन्हें बुला लो। रोहन की माँ एक सुलझी हुई महिला हैं। उन्होंने अपनी बहन के बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया है, वह भी तब जब वे असामयिक वैधव्य के दुख से अवसाद में आ गई थीं और उसी मानसिक अवस्था में अपनी जान दे डाली। उनका ही कहना है कि एक बच्चे के स्वस्थ जीवन के लिए माँ का खुशहाल होना बहुत ज़रूरी है। वह मेरे मन की गांठ खोलना चाहती हैं, इसीलिए उन्होंने कहा जब तक मेरे परिवार वालों से नहीं मिलेंगी मेरी और रोहन की शादी नहीं हो सकती। माँ, तुम मिलोगी ना मेरे लिए? मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत सताया है, पर अपने अंदर आने वाले शिशु की आहट ने मुझे बदल दिया है। माँ बनने की संभावना ने माँ की मजबूरी समझा दी है। सही मानों में अब तुम्हें समझ पाई हूँ। मुझे माफ कर दो ना माँ। बेटी के इस बदले रूप को देख खुशी के आंसू छलक आए। प्यार अच्छे अच्छों को बदल देता है। अब सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था कि क्यों बिटिया ने आपातकालीन अल्टीमेटम देकर उन्हें दिल्ली बुलाया। तभी बड़ा ही हैंडसम नौजवान कमरे में दाखिल हुआ और उसके साथ ही एक संभ्रांत महिला थी। ना समधन जी, आप अन्यथा न लें, यह सब रोहन की चाल है, माँ बेटी को मिलाने की। मैं तो कब से तनु को अपनी बहू बनाने के लिए सपने सजाए बैठी हूँ। आंटी यह कुछ कहती नहीं थी पर अंदर ही अंदर घुटती रहती थी। इसीलिए मैंने और माँ ने तय किया कि आपके आने के बाद ही शादी होगी, ताकि इसके अंदर का दुख कम हो जाए, आंतरिक खुशी महसूस कर सके। खुद अच्छी बेटी बनेगी तभी तो अच्छी माँ भी बन सकेगी। वाह, इतना अच्छा लड़का, इतनी अच्छी सास मिली है तनु को। धूमधाम से शादी हुई, पूरा परिवार शामिल हुआ और ठीक 7वें महीने बाद भी वह आ गया जिसके लिए विवाह यहाँ आई थी। अरे, यह तो अपने नाना की परछाई है।
बाप बेटी का ऐसा प्यार न देखा न सुना, और वह टूटा परिवार हमेशा हमेशा के लिए जुड़ गया। इस बार विभा ने खोए बिना ही खुशियां पाई। एक पैगाम ने उसके परिवार को पूरा कर दिया था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।